बैठ जाओ। अच्छा, हमने इसके पहले वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था उसको, ठीक है। आपने देखा कि वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते थे, और क्यों जानते हैं उनको हम? क्योंकि दृढ़ निश्चय उनका जो था, है ना, और उनके आगे हर एक को झुकना पड़ा, है ना। सरकार को हमेशा उनके जब कोई भी आंदोलन हुआ या जब भी वो बीच में आए तो कहीं न कहीं सरकार को ही झुकना पड़ता था, पर ये खुद नहीं झुकते थे। तो अभी इसके पहले हमने जो जाना था उसमें था कि सत्याग्रह जब शुरू हुआ था, है ना, तो उसमें किसानों पर लगान की दर बढ़ा दी गई थी। आपको याद है ना, किसानों पर जब लगान की दरें बढ़ा दी गई थी तो किसान तो वैसे ही इतने गरीब थे, वो लगान उतना ही देना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, और जब उसकी दर बढ़ा दी गई तो किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तब सरदार पटेल ने बीच में उतरे और उन्होंने किसानों को संगठित किया और उन्होंने लगान देने से मना कर दिया। और मतलब ये हालत हो गई थी कि इसमें बहुत सारे अत्याचार किए गए, है ना, किसानों के ऊपर अत्याचार किए गए। अब किस तरह से किया गया कि गरीब किसानों के घरों में ताले फौज के जरिए तुड़वाकर सामान जब्त करके मालगुजारी वसूल करने की कोशिश की गई, कि यानी कि जो गरीब वैसे ही बेचारे गरीब होते थे उनके ताले तुड़वा दिए जाते थे और उनका सामान निकाल लिया जाता था और उसकी बोली लगा करके पैसा वो लोग वसूल करते थे। और मतलब इतनी कोशिश करी गई, तब भी सरकारी खजाने में इन्होंने एक पैसा भी जाकर के जमा नहीं किया। इसमें हजारों लोग जेल गए, और यहां तक कि उनके जो जानवर होते थे, जो गाय भैंस जानवर होते थे, उनको भी ले लिया गया, उनको भी जब्त कर लिया गया। तब भी किसान झुके नहीं। इन्होंने इतनी इनमें हिम्मत थी, या लोगों को, किसानों को इतना भरोसा इनके ऊपर था कि वो सब एक संगठित हो गए थे, सब आपस में मिल गए थे, और तब भी वो नहीं गए। उसके बाद यहां तक कि जब्त किए सामान, अब क्या होता था कि जो सामान जब्त कर लिया जाता था, मान लो किसानों के भैंस ले ली, उनके घर का सामान ले लिया, उनका पलंग बिस्तर बर्तन ले लिए, तो उनको भी उठाने वाला कोई मजदूर नहीं मिलता था। मतलब इतने संगठित हो गए थे सारे किसान कि उस समय उन जब्त किए हुए सामान को उठाने के लिए भी कोई भी मजदूर उन्हें नहीं मिलता था। और मतलब ये था कि नीलामी देने वाला कोई नहीं मिलता था। अब मान लो भाई अंग्रेज तो सामान लेते नहीं, वो खुद तो अपने लिए नहीं चाहिए था, पर वो किसानों को परेशान करना चाहते थे और सामान लेकर के और बोली लगाते थे कि कोई और इसे खरीदे, तो कोई और खरीदने वाला नहीं मिलता था, है ना तो सामान को हटाने उठाने वाले मजदूर मिलते थे और ना उसकी बोली लेने वाला कोई मिलता था, और महीनों तक ये हाल चलता रहा। आखिर सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा और लगान की दर जो थी उसे उनकी मांग को पूरी करना पड़ा और दर को नीचे करना पड़ा। तो आपने देखा कि यहां पर भी सरदार पटेल ही जीते, है ना, सरकार को आखिर उनके सामने झुकना पड़ा। तो ये सब उदाहरण दिए गए हैं कि सरदार पटेल किस तरह से लोहे के समान थे, है ना, क्यों उनको लौह पुरुष कहा जाता है। उसके बाद जब लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, है ना, उसमें भी दांडी यात्रा हुई। इन सब में भी कई बार सरदार पटेल को जेल में भेजा गया। तो इनके ऊपर क्या किया गया था कि इनको बोला गया था कि या तो आप जेल में रहिए और आप इतना जुर्माना दीजिए। तो इन्होंने कहा कि ना, मैं जुर्माना नहीं दूंगा, जेल में डालते हैं डाल ले। तो उनको जेल में डाल दिया गया। वो जेल में 3 महीना अधिक रहे, लेकिन तब भी वो जेल से बाहर नहीं निकले, है ना। उन्होंने जुर्माना नहीं दिया कि मैं इनको जुर्माना नहीं दूंगा, मतलब झुकते नहीं थे वो किसी भी चीज में। उसके बाद विश्व युद्ध थी। विश्व युद्ध का जब समय आया तब अंग्रेजों के सामने बड़ी समस्या आ गई थी, क्योंकि वहां पर भी लड़ाई थी, यहाँ पे अंदरूनी भी लड़ाई चल रही थी, है ना, सब आवाज उठा रहे थे, सब देश पूर्ण स्वराज मांग रहे थे। तो अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी कि अंग्रेज सरकार ने कहा कि भारत जो है वो भी इस युद्ध में शामिल होगा। इसका सर्वत्र भारी विरोध हुआ, इसका सबने विरोध किया कि हम क्यों लड़े, उनकी आपस में लड़ाई, उसमें हम क्यों बीच में जाएं। सरदार पटेल 17 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए, पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण 9 महीने बाद रिहा कर दिए गए। तो उनको जेल में लिया गया, दोबारा फिर लिया गया, लेकिन 9 महीने बाद उनको इससे रिहा कर दिया गया क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में अगस्त 1942 में वह फिर गिरफ्तार किए गए। अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून 1945 को वह भी छोड़े गए।
स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेज सरकार से वार्ताएं शुरू हुई। सरदार पटेल ने भी इसमें भाग लिया। अब आपने देखा कि कितनी देश को आजादी दिलाने में जितने भी आंदोलन होते थे, सत्याग्रह हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जो भी होते थे उसमें सरदार पटेल बराबर भाग लेते थे और सरकार को इनके आगे झुकना पड़ता था कई बार, है ना। कई बार ये जेल भी, मतलब इसमें तीसरी बार बता रहे हैं कि तीसरी बार कई बार जेल गए, छोड़े गए, लेकिन फिर भी वो अपने अडिग रहे, है ना, दृढ़ रहे कि हमें तो आजादी लेनी ही है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 45 को छोड़े गए थे, उसके बाद जब वार्ता हुई तो उसमें भी ये शामिल थे और देश आजाद हुआ। इसके कुछ महीने पहले गठित हुई अंतरिम सरकार ने सरदार पटेल गृह और सूचना तथा प्रसारण विभागों के सदस्य बने। ये एक विभाग था जिसको कि गृह वाला था, यानी होम मिनिस्ट्री, और सूचना और प्रसारण, ठीक है, ये वाले विभाग के ये सदस्य बने। बाद में भारतीय रियासतों का विभाग भी उन्होंने संभाल लिया धीरे धीरे, और चीजों में भी। फिर वह भारत के उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है, उप प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे, यानी स्वतंत्रता संग्राम की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इन सबके नाम आते हैं, लेकिन सरदार पटेल का भी नाम सबके मुंह में आता है क्योंकि स्वतंत्रता दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। अब उन्होंने स्वयं को एक कुशल प्रशासक भी सिद्ध किया, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में तो भाग लिया लेकिन एक कुशल प्रशासक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करना, समझ गए कि किस तरह से जिस विभाग में भी वो जाते थे तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से वो मैनेज करते थे, है ना। काम करना और काम करवाना दो अलग अलग चीजें होती है ना। तो जितना वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो खुद कूद पड़ते थे, मतलब अडिग रहते थे और सबको अपने आगे झुकाते थे, सब में हिम्मत बनाते थे, सबको संगठित करते थे, है ना, तो ये सब भी करते थे। लेकिन जब वो विभाग के सदस्य बने या उप प्रधानमंत्री बने तो उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे से उसको संभाला और एक अच्छे प्रशासक बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सामने कई बड़ी समस्याएं आई। बेटा, अब बहुत दिनों से तो देश हमारा गुलाम चल रहा था, है ना भाई। 200 साल, लगभग 200 साल बहुत होते हैं कि देश हमारा गुलाम चल रहा था। अंग्रेजों को हमारी एक एक कमजोरियां मालूम थी, है ना। सबसे बड़ी कमजोरी थी कि आपस में लड़ाई बहुत होती थी, हिंदू मुस्लिम का बहुत झगड़ा होता था, अलग अलग राजा अलग अलग जगहों पे रहते थे, आपस में वो लड़ा करते थे। उनको मालूम था कि इनमें एका नहीं है ना। रियासतें हुआ करती थी, है ना। तो अंग्रेजों ने सबसे बड़ा काम जो किया, उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारा देश तो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसी एक समस्या छोड़ जाते हैं इस देश में कि जो ये जिंदगी भर जूझते रहेंगे उस समस्या के साथ, है ना। तो उन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि भारत पाकिस्तान बना दिया, है ना। लड़ाई की सबसे बड़ी जड़ उन्होंने ये कर दी कि भारत और पाकिस्तान दो ये बना दिए और सारी रियासतों को छूट दे दी। उस समय रियासत अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजा हुआ करते थे या रियासतें होती थी, तो उनको छूट दे दी गई कि आप जैसे जो मर्जी चाहे आप कर सकते हैं, है ना। आप चाहे तो भारत के साथ रहिए, आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहिए। अब मान लो कोई भारत पाकिस्तान दो हिस्सों में अगर बट गया है और कोई रियासत इस तरफ है और वो पाकिस्तान में मिलना चाहती है तो बहुत बड़ी समस्याएं थी, है ना। वो आसान काम नहीं था कि सबको एक साथ इकट्ठा करना, लेकिन सरदार पटेल ने बहुत ही इसमें, हाँ, इस बात के लिए उनको रियासतों को संभालने के लिए उनको बहुत याद किया जाता है कि जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाएगा वह था देशी रियासतों का एकीकरण। उन्होंने देश में जितनी भी रियासतें थी उनको एक किया। एकीकरण मतलब उनको एक कर दिया, समझ, अलग अलग रियासतों को नहीं, सबको एक कर दिया। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो देशी रियासतों को यह आजादी दे दी गई कि वह चाहे तो आजाद रह सकते हैं या चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाए। वो चाहे तो आजाद भी रह सकते हैं, है ना, कि मतलब अलग अलग फिर छोटे छोटे राजा होते, अलग अलग रियासतें होती, तो उन्होंने कहा वो उनकी मर्जी है कि वो जैसे चाहे कर सकते हैं। अंग्रेजों का विचार था कि ये रियासतें देश की स्वतंत्रता के लिए नासूर का काम करेंगी। नासूर क्या होता है बेटा? जैसे चोट तो लग जाती है तो छोटा सा होता, नासूर होता है बहुत गहरा घाव होता है ना। तो हाँ, जो जल्दी ठीक नहीं होता तो वो एक नासूर का काम करेगी, यानी कि एक ऐसी समस्या बन जाएगी जो जल्दी ठीक नहीं होगी,
चोट का काम नहीं करेगी, यहाँ बोला है कि नासूर का काम करेगी, यानी कि ये एक ऐसी समस्या बन जाती है ना, अगर उनको कह देते कि आप आजाद रहिए तो हमेशा के लिए एक समस्या बन जाती है ना, और भारत मजबूत नहीं हो सकेगा। यानी कि ये जो चीज है एक नासूर का काम करेगी, और इसमें भारत कभी मजबूत बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग रियासतें होंगी, अलग अलग आपस में सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे। पर सरदार पटेल ने इस विकट समस्या यानी बहुत खराब समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दिखाया, और लगभग 600 रियासतों का भारतीय संघ का अटूट अंग बनकर भारत के मानचित्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया। कितनी रियासतें थी? 600। 2-4 नहीं थी कि जिनको आप मनाएं, समझ गए? 2-4 रियासत नहीं थी कि जिनको आप मना ले, समझा ले और अपने आप में मिला दें। 600 रियासतें थी, पर उन्होंने अपनी सूझबूझ से और बहुत ही हिम्मत से सारी रियासतों को एक किया, एकीकरण किया, और भारतीय मानचित्र में एक पूरा भारत एक बन के आया। संपूर्ण भारत को एकता स्थापित हो गई, संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। समझ में आया कि जो हम मेन पार्ट पढ़ रहे हैं कि लौह पुरुष उनको क्यों कहा जाता था, है ना, कि उनके इतने सारे बड़े काम थे। उन्होंने शुरू से, अगर आप याद करें, है ना, तो आप उनका फोड़े वाली घटना ले लीजिए, आप उनके सत्याग्रह वाली ले लीजिए, है ना, उनके स्कूल की किताबों वाला ले लीजिए घटना, कहीं भी वकालत वाला, वो झुकते ही नहीं थे कहीं भी, है ना। तो जैसे और मेटल झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, लेकिन लौह पुरुष इनको इसीलिए कहा जाता है कि ये कभी भी झुके नहीं, और जो भी काम इन्होंने किया उसे पूरा किया सूझबूझ से, अपनी दृढ़ता से। समझ में है? सारे कामों के लिए इन्हें बहुत याद किया जाता है, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष जीवित रहे, यानी कि स्वतंत्रता से पहले तो उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद जो प्रशासन वाला काम था, याद है, उनको कई विभाग दिए गए थे, गृह मंत्रालय दिया गया था, फिर सूचना और प्रसारण दिया गया था, फिर वो उप प्रधानमंत्री भी बने थे। तो ये सारी चीजें जो थी उन्होंने 2.5 वर्ष में ही की। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसके बावजूद अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे, कि वो ठीक नहीं थे तब भी वो मेहनत करते थे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे से मुंबई में उनका निधन हो गया। दिल का दौरा क्या होता है? हार्ट अटैक, सुना है ना? अच्छा, तो उससे उनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि 2.5 साल में जब इन्होंने इतना काम किया, तो अगर वो कुछ समय और जीवित रहते तो शायद देश की जो नींव, जो आजादी के जो समस्याएं थी, उनको बहुत आसानी से वो हल कर सकते, और हम लोग और मजबूती से उस समय हो सकते थे। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था, अब उनका मूल मंत्र क्या था? कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन को ही सब कुछ मानना। क्या क्या था? कर्तव्य पालन और कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। बेटा ये दो इतनी ऐसी चीजें हैं कि जो अपने जीवन में, समझ गए, इन 2 चीजों को अपने जीवन में ढाल ले, वो जिंदगी में कभी पीछे रह ही नहीं सकता है ना। कि आपके जो भी कर्तव्य हैं, है ना, एज ए स्टूडेंट आपके कर्तव्य, एज टीचर हमारे कर्तव्य, एज पॉलिटिशियंस किसी, है ना, उनके कर्तव्य, कि अपने कर्तव्यों का अगर कोई पालन करे और कठोर अनुशासन का पालन करे, है ना। तो ये 2 चीजें उन्होंने अपनाई, और इसकी वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है, ये इनके मूल मंत्र बने रहे। अपने 75वें जन्मदिन दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था, और उन्होंने बहुत बड़ी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था उत्पादन बढ़ाओ, यानी कि जो देश की जनसंख्या बढ़ ही रही थी, उन्होंने कहा कि जो भी हम पैदावार करते हैं या कारखानों में चीजें बनती है, हर चीज का उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ, यानी जो हमारे खर्चे हैं उनको हम कम करें, और अपव्यय बिल्कुल ना करें, यानी कि फिजूल खर्ची जो है वो ना करें। तो इससे क्या होगा बताओ? अगर उत्पादन बढ़ेगा, चीजें और ज्यादा हो जाएंगी, और खर्च नहीं करेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, तो क्या होगा? चीजें ज्यादा होंगी, ज्यादा लोगों को चीजें मिलेंगी, खर्चा ज्यादा होगा, उसके दाम कम होंगे, है ना। अगर बहुत सारे लोग हैं, चीज कम है, तो दाम भी उसकी ज्यादा होती है
लेकिन अगर ज्यादा चीज है तो उसके दाम भी कम होंगे। ठीक है, तो उनका मूल मंत्र उन्होंने अपने जन्मदिन पर ये बोला था सबको कि उत्पादन बढ़ाओ और खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। ठीक है, समझ में आया लेसन? अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें देश के लिए, देश की आजादी है ना, और नवनिर्माण, नवनिर्माण मतलब नई नई चीजों का निर्माण करना है ना, उसमें आप किन लोगों को याद करते हो? सरदार पटेल तो थे ही, और अच्छा, नवनिर्माण में आपने इंदिरा गांधी का नाम सुना? आज उनका जन्मदिन भी है ना, इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। उन्होंने भी देश के नवनिर्माण में, है ना, उन्होंने और देश के लिए बहुत कुछ किया है। हरित क्रांति उन्होंने करी थी, 20 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने बनाए थे, है ना। आपको पता है ना आज इंदिरा गांधी का जन्मदिन है ना। और उन्होंने भी देश में नए नए कारखाने, उस समय तो टीवी की शुरुआत जो हुई थी, टेलीविजन की शुरुआत उन दिनों हो रही थी, वो भी सूचना और प्रसारण में थी। जैसे ये थे सूचना और प्रसारण में, वैसे इंदिरा गांधी भी शुरुआत उन्होंने सूचना और प्रसारण में ही किया था। तो उसमें भी उन्होंने उस समय रेडियो, उस समय तो केवल रेडियो होता था, और टीवी की शुरुआत हुई थी जब इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो इसमें इंदिरा गांधी को हम याद कर सकते हैं, और नवनिर्माण के लिए और देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं। हाँ ठीक है, इन सबको हम उसके लिए याद कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपने इतना बड़ा लेसन पढ़ा वल्लभ भाई पटेल के ऊपर, हम क्या सीखते हैं इनसे, ये बताइए। हाँ वेरी गुड, किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए कि अच्छा, और बताइए। किसी चीज में हार नहीं माननी चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। और पीछे किसी चीज में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और बताओ। जो भी काम करें वो बहादुरी से करें, हाँ, आत्मविश्वास से करें, और हाँ एकता से, कर्तव्य का पालन करें, कठोर अनुशासन। मालूम है उनको, जब लाइब्रेरी जाते थे वो पैदल जाते थे कितनी दूर तक, है ना, और पूरे दिन पढ़ते थे और फिर रात को वो लौट करके आते थे। याद है लाइब्रेरी के लिए जब वो जाते थे, और 11 मील दूर था, लेकिन तब भी वो वहां पे पैदल जाते थे और लाइब्रेरी में दिन भर बैठते थे। यानी कि वो तब आते थे जब लाइब्रेरी बंद होने का टाइम होता था, तब वहां से लौटते थे, है ना। तो उन्होंने कठोर अनुशासन का पालन किया हमेशा, है ना, कर्तव्य पालन किया, परिश्रम किया, दृढ़ संकल्प किया, किसी भी गलत चीज को स्वीकार, किसी भी गलत बात को स्वीकार नहीं करते थे, है ना। उनको जब भी कभी 2 चॉइस रखी गई, उन्होंने कहा कि ना ये गलत काम है, ये मैं नहीं करूंगा। किताबों का जब था कि उनके विद्यालय में एक था, है ना, किताबें जो बेचते थे, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि मैं उनसे नहीं लूंगा, है ना, और खुद भी नहीं लेते थे और लोगों को भी नहीं लेने देते थे, यहाँ तक कि उसको अपना व्यापार बंद करना पड़ गया, है ना। तो आपने देखा कि इनकी सबसे बड़ी बात जो उनमें जो विशेषताएं थी वो ये सब थी। और कोई विशेषता? हाँ, कभी हिम्मत नहीं हारते थे, है ना, हाँ, कठिनाई किसी भी तरह की कठिनाई आती थी वो कभी हिम्मत नहीं हारते थे। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब बताइए वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, गुजरात में, करमसद गांव में, गुजरात में करमसद गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये बड़े स्वाभिमानी थे। अच्छा उसके बाद, अच्छा इनकी इतनी सारी घटनाएं आपने पढ़ी हैं, एक उनकी फोड़े वाली घटना पढ़ी, फिर उनकी किताबों की पढ़ी, स्कूल वाली, फिर आपने सत्याग्रह वाली पढ़ी, है ना। उसके बाद आपने जब पढ़ा कि जेल में गए थे वो, तो उनसे बोला गया कि आपको जुर्माना भी देना है और जेल भी जाना, तो उन्होंने जुर्माना देने से मना कर दिया। और किसानों को एकत्रित करके उन्होंने
लगान की दर जो है घटना। तो आपको कौन सी घटना सबसे बढ़िया उनकी लगती है? घोड़े वाली घटना, ठीक है। जिसमें उसमें क्या था घोड़े वाली घटना में? अच्छा, उसमें घोड़े वाली घटना उनके साहस का वर्णन करती है, जिसमें कि उन्होंने खुद हिम्मत करके और अपने ही आंख के पास हुए फोड़े को दाग दिया था। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, इसकी रीडिंग करिएगा आप लोग, ठीक है? एंड विल डू इट अगेन। ओके, थैंक यू।